हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिजनेस क्लासेस के अंदर। आई एम कुशल। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं 12th कॉमर्स का जो टॉपिक हमने लास्ट में वीडियोस में पढ़ा था, उसी को फर्दर आगे स्टडीज करते हैं, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। Dear students, all of you listen carefully, please. As I told you in my last video, I told you कि what is the meaning of planning, what are the features of planning, and you know very well बेटा कि planning is the most important concept, most important function according to the final examination. You can see and you can check कि लास्ट 3 और 4 इयर्स के अंदर 1 और 2 क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली गिवन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। 4 और 5 मार्क्स का आता है, क्योंकि जो बेसिकली हम बात करें कि यूनिट नंबर 4th और 5th ये दोनों ही, अगर मैं पार्ट 2 को लेके बात करूं तो ये बोर्ड में 14 मार्क्स की कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, ओके, तो उसी को लेके आज हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं जो लास्ट वीडियो में था आपको सबको एक बार फास्ट फॉरवर्ड मैनर में रिकलेक्ट करवा देता हूँ। वो था क्या, वी वर डिस्कस्ड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, एंड यू नो कि प्लानिंग इज प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीविंग स्पेसिफाइड गोल और टारगेट। इट मींस थिंकिंग इन एडवांस इन कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट टू बी डन, व्हाई टू बी डन, हु टू बी डन, हाउ टू बी डन, वेयर टू बी डन, व्हेन टू बी डन, वो सब कुछ था। ठीक है, उसके बाद हमने फीचर्स पढ़े थे। इसके फीचर्स आप सभी को पता है फीचर्स कितनी तरह के हैं, और बहुत आसान से 7 फीचर मैंने बताए थे। मैं एक बार रिकलेक्ट कर देता हूँ सारी चीज़ों को कि प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस या कंटीन्यूअस प्रोसेस। थर्ड वन, प्लानिंग इज फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, एंड प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। ये 7 फीचर्स हमने प्लानिंग को लेके पढ़े थे। उसके बाद कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में तो अगेन शेयर करिए, इवन जाके लाइक करिए, और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने और जानने के लिए बेटा जितना आप उसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और उस बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है क्या एक्चुअल में। ठीक है, प्लीज फोकस करिए यहाँ पे सभी। ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। देखो मेरी बात सुनो सभी ध्यान से। सपोज एक स्ट्रक्चर को लेकर बात करें, दिस इज टॉप लेवल, दिस इज mid level, this is lower level and platform area. Okay, तो we are discussing planning, first function of management। यहाँ पे जो चीज हमको सिखाई जाती है ना कि जो बेसिकली जो टॉप लेवल होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर, चेयरमैन को लेकर, मैनेजिंग डायरेक्टर पर्सन, ये सारे जो पर्सन हैं दोज विल लाइन वी कैन से टॉप लेवल, और इनका काम भी प्लानिंग को लेकर होता है, प्लानिंग करना। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, वो क्या बता रहा है कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये हमको दिशा निर्देश बताती है। ठीक है ना, जैसे सपोज मैं बात करता हूँ कि हमने टॉप लेवल में क्या किया, 1 अप्रैल 2020 या 31 मार्च 2020 इस साल के लिए इन्होंने अपना टारगेट डिसाइड किया कि अब की बार जो टारगेट होगा वो कितना होगा हमारा 5 करोड़ या 5000 करोड़। सपोज हमारी जो सेल जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 5000 करोड़। तो टारगेट डिसाइड किसने किया, टॉप लेवल में। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए यहां से लेकर मिडिल लेवल से लेकर प्लेटफॉर्म एरिया तक सब अपना अपना काम में लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे, टू अटेनमेंट द कॉमन या फिर अटेनमेंट द टारगेट, उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएंगे। ठीक है, यस और नो। और होगा क्या, टॉप लेवल जो है वो अपना आइडिया शेयर करेंगे, आगे जो मैसेज है कन्वे करेंगे मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल आगे लोअर लेवल, एंड देन लोअर लेवल विल बी ट्रांसफर टू द प्लेटफॉर्म एरिया।
ठीक है ना, यस और नो। एक टीम लीडर जो होता है, सपोज ये हमारा क्या है, डिपार्टमेंट है, जनरल मैनेजर, देन आफ्टर वी कैन से इसके जो 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और उनके नीचे कौन काम कर रहे हैं हमारे, वी कैन से सुपरवाइजर्स, परचेज सुपरवाइजर, सेल सुपरवाइजर एंड फाइनेंस सुपरवाइजर, और उनके नीचे 3 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सपोज एम्प्लॉइज 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 एंड ये सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो ये लोग होते हैं ना, इनको डायरेक्शन कौन देगा, इनका जो देगा सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से काम लेगा। आगे सुपरवाइजर से कौन रिपोर्ट करेगा, जो मैनेजर होगा डिपार्टमेंट का, और वो किसको आगे रिपोर्ट करेंगे, जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है, आगे जो उनकी अथॉरिटी होती है। तो प्लानिंग क्या है बेटा, एक तरह से रास्ता है कि हमको करना क्या है। एक्चुअली मैंने बताया ना व्हाट टू बी डन, तो वो बात है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, सपोज आप कहते हो कि हम स्टेशन गए और हमको क्या दिल्ली जाना है, तो आपको पता है ना जाना कहाँ है, तो गाड़ी आपको दिल्ली ले जाएगी। अगर आप प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे जाके वहाँ की टिकट लेते हो दिल्ली की, तो दिल्ली जाओगे। अगर आप मुंबई की टिकट लेते हो और जाने वाले हो मनाली, तो क्या आप कब मनाली पहुँच पाओगे, कभी नहीं पहुँच पाओगे। तो ऐसे ही हम बात करें प्लानिंग की, जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है बिजनेस के अंदर, कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग हमको एक रास्ता देती है कि हमको करना क्या है, कैसे कैसे करना है। अगर हमको ये अपना गोल अचीव करना है तो ये कैसे अचीव होगा, कैसे के लिए हमको एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा, उनकी सैलरी के ऊपर बात करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें इसमें कंसीडर की जाती है। क्या उनके वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना, या जो डिसऑनेस्ट पर्सन है, या इवन जो पर्सन बिल्कुल ही काम करके राजी नहीं है, उनको फिर हमको काउंसलिंग करना पड़ेगा, या उनको निकालना पड़ेगा, एक दो को लेटर देना पड़ेगा, सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज प्लानिंग, सेकंड वन प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब मेरा पॉइंट सभी से ये है बेटा कि रिस्क का मीनिंग क्या होता है, ये प्लस वन आप सभी ने पढ़ा होगा। प्लानिंग रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो मैंने एक आपको एक पॉइंट बताया था कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये फीचर हमने पढ़ा है, लास्ट फीचर है। और फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक मतलब इट्स डिपेंड ऑन फ्यूचर, मे बी एंड मे नॉट बी, ओके, मे बी एंड मे नॉट बी, ओके। चलिए ध्यान से बात करें, और मे बी और मे नॉट बी का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि फ्यूचर जो है अनसर्टेन है। तो प्लानिंग भी हम जो करते हैं वो फ्यूचर में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं। सपोज एक बच्चा ये सोच के बैठा है क्लास में, सर पास होऊंगा फेल होऊंगा, तो टेंशन ही खत्म, तो डेफिनेटली वो फेल होगा, डेफिनेटली वो क्या होगा, फेल। मैं भी बात करता हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी की। हम इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं, क्योंकि डेथ जो है वो सर्टेन है, ठीक है। मैं मर सकता हूँ, आज कोई भी मर सकता है, कभी मर सकता है, वो तो सर्टेन ही है। लेकिन ये मरना एक तरह का रिस्क का पार्ट है, ये आज हो सकता है, कल भी इनएडुकेट हो गया ना, ठीक है जी, इन अनसर्टेन हो गया। तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। तो इसने क्या बोला है कि प्लानिंग जो है वो किस चीज को कम करता है, तो आपके रिस्क को कम करता है, ठीक है जी। और रिस्क भी कौन सा आपका, जो अनसर्टेन है। आई बात समझ। जैसे सपोज आपने टारगेट बनाया यहाँ पे कि नेक्स्ट ईयर योर सेल विल बी क्रॉस 1 वी कैन से 2 करोड़, आपकी जो सेल है वो 2 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। आपने टारगेट बना लिया, आप उसको टारगेट को अचीव करने में लग गए। अब जरूरी थोड़ी है वो 2 करोड़ को क्रॉस करे, हो सकता है कि वो 2 करोड़ से 4 करोड़ हो जाए, जितना आपने जूम किया था, आपने बहुत सारी मेहनत करी और आपका जो टारगेट था वो क्या हो गया, 2 से 3 करोड़ हो गया। आपका टारगेट कितना, अभी 2 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन हो गई कितनी, 3 करोड़। वो कब हुई, जब आपने एक टारगेट रखा, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारी मेहनत करी, ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ। यस और नो, आपने टारगेट रख दिया और टारगेट रख के भूल गए, छोड़ो कोई बात नहीं, कर लेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, ठीक है ना, तो डेफिनेटली अचीव होगा ही नहीं, इससे कंफर्म। एक बच्चा अगर ये मान के बैठा है क्लास में, सर मुझे 98% लेने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो 98 के लिए वो अपना शेड्यूल बनाता है पढ़ने का, लिखने का, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का, और वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ काम करता है, तो डेफिनेटली वो 98% से ज़्यादा अचीव करता है।
लेकिन अगर एक बच्चा टारगेट लेके बैठा है 95%, 98%, उसके बाद वो बुक को हाथ ही नहीं लगाता, टारगेट दे दिया घर वालों को खुश करने के लिए, लो सर, टीचर भी खुश, घर वाले भी खुश, वो भी खुश, भाई टारगेट 98% का है बच्चे का, बुक को हाथ ही नहीं लगाता, तो हाउ कैन वी से कि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकता है? तो डेफिनेटली जो मेरा सेकंड पॉइंट है इसी पॉइंट के ऊपर रहेगा कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अब समझने का पॉइंट जो है ना वो क्या है, ओवरलैपिंग है और वेस्टफुल एक्टिविटी। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एक ही काम को बार बार करना। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। क्लास में क्या होता है, टीचर को टाइम टेबल दिया जाता है और क्लास को भी टाइम टेबल दिया जाता है। सपोज क्या हुआ, हमने टीचर को टाइम टेबल दिया ही नहीं ना, क्लास को पता उसका टाइम टेबल क्या है, तो क्या होगा बेटा इससे होगा क्या, मेरे जैसे टीचर क्या करेंगे, जो पढ़ाने के बहुत शौकीन है, वो क्लास में जाके खड़े हो जाएंगे बच्चों को, चलो बच्चों बिजनेस स्टडी की बुक ओपन करो, आज बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं, लगे पढ़े, एक लेक्चर निकल गया, 2 लेक्चर निकल गया, बच्चे भी बेचारे डर के मारे या इवन उनको मजा आ रहा है तो भी सुने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सुनो 3-4 लेक्चर ऐसे ही निकल गए, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, बोर। उसके बाद सपोज अगर जब नेक्स्ट लेक्चर की बात आती है तो वो काम ही नहीं करेंगे। या सपोज मुझे अगर बात करें इससे में हम बात करें, अगर ऐसे ही अगर बिजनेस में किसी को काम ना बताया जाए, उसका टारगेट ना दिया जाए, तो वो क्या करता है, एक काम को रिपीट करेगा या एक ही काम 2 बार कर देगा। यस और नो। अगर एक पर्सन को बताया जाए कि सर आपका काम जो है वो परचेज डिपार्टमेंट में है, आप परचेज में जाइए, सेल वाले का काम सेल में है, फाइनेंस वाले का काम फाइनेंस में है, तो वो अपना काम करेंगे। नहीं तो सब खाली बैठेंगे, गॉसिपिंग करेंगे, ये कभी उधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, इससे एक ही काम बार बार होता रहेगा। लेकिन जब प्लानिंग हम करते हैं तो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं ना, कि प्लानिंग के अंदर हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि परचेज का काम ये, सेल का काम ये, फाइनेंस का ये, मार्केटिंग का ये। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी से हमारी वेस्टेज कम हो जाती है। वेस्टेज कम कैसे हो जाती है कि ईच एंड एवरी पर्सन दे शुड नो वेरी वेल कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। सभी को पता होता है भाई। मैंने स्ट्रक्चर बनाया था अभी के अभी, यहाँ पे ये टॉप लेवल, दिस इज मिड लेवल, लोअर लेवल, प्लेटफॉर्म एरिया। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में सभी को अपना अपना पता है कि भी किसका क्या रोल है। टॉप लेवल का काम अलग है, टॉप लेवल का फंक्शन अलग है, आपने 1.3 में पढ़ा होगा लेवल फंक्शन मैनेजमेंट के अंदर। मिडिल लेवल के काम अलग, उसके फंक्शन अलग, लोअर लेवल काम अलग, उसके फंक्शन अलग, प्लेटफॉर्म एरिया का भी काम अलग, सबका अपना अपना काम है। तो कोई किसी का एक्टिविटी को रिपीट नहीं करेगा तो उससे वेस्टफुल भी नहीं होगा। ठीक है, वेस्टफुल का मतलब क्या है, वेस्टफुल योर टाइम, एक्टिविटीज, मनी, मटेरियल, एनीथिंग वी कैन से। यस और नो। सपोज क्या होता है हमारे यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वेस्टफुल के अंदर एक चीज और हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपके एम्प्लॉइज जो है वो 9 से लेकर 10 बजे के बीच में आते हैं या 9:30 तक आते हैं सपोज, ठीक है ना। 9:30 बजे आते हैं, उसके बाद फिर वो जाते हैं काम करने के लिए, 9:45 तो ऐसे हो जाते हैं। फिर वो मशीन चलाते चलाते उनके बज जाते हैं 10। आपकी मशीनें 10 बजे शुरू होती हैं और फिर वो 4 बजे बंद कर देती है, या 4:30 पे वो मशीन बंद कर देते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा जो 8 आवर का वर्किंग आवर्स था और इसमें 1 घंटा लंच का भी, सपोज 1 घंटा वो लंच भी करते हैं, तो एक्चुअल में जो उनकी एफिशिएंसी है ना, 1 घंटा तो यहाँ उन्होंने वेस्ट कर दिया, आधा घंटा पहले यहाँ मशीन बंद कर दी, 1 घंटे का यहाँ पे क्या हो गया, लंच हो गया, तो 2:30 मिनट्स, 2.5 घंटा उनका वेस्ट हो गया, वो यूटिलाइज नहीं हुआ। तो प्लानिंग के अंदर हमने क्या दिया, अभी ऐसा है टारगेट अचीव करना है तो 9 बजे के तक सभी की एंट्री हो जानी चाहिए। अगर कोई 9 बजे के बाद आता है तो वो कल आए, आज मत आए, या आएगा तो उसकी सैलरी कटेगी 1/3। ऐसे ही आपका जो जाने का टाइम है वो 5 o'clock का है, उससे पहले कोई मशीन बंद ना करे, ये उससे पहले कोई बाहर ना जाए। यस और नो। आपका जो भी काम है, आपको लगता है चलो मशीन बंद होने में 10 मिनट लग जाते हैं, तो 10 मिनट पहले मशीन बंद करना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 4 बजे मशीन बंद करके बैठ जाओगे। तो मेरी बात समझ आई, वेस्टफुल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। ओके, फोर्थ, फर्स्ट वन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। देखो मैं इससे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इनोवेटिव्स का मतलब क्या होता है। इनोवेटिव मतलब क्रिएटिविटी बेटा। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को नए नए तरीके से करना। जैसे हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, एक उनका फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वो हमको क्या सिखाता है कि किसी भी काम को करने का आपको टाइम टू टाइम मॉडर्न अप्रोच
ऐसे नहीं लकीर का कि जो चीज़ सिखा दी उसी को रिपीट करना है, नहीं। आपको हर वक्त हर पल बेटा नई चीज़ सीखनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, जब हम प्लानिंग को लेकर बात करते हैं तो आप नए नए आइडियाज इनोवेट करते हो कि हाउ टू यूटिलाइज माई टाइम, हाउ टू डू माई वर्क इन इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ये देखो जैसे क्या होता है, जब आप किसी स्थिति को सोल्व करते हो ना, ये किसी अकाउंट्स के सम को सोल्व करते हो, इग्नोर्स का डायग्राम बनाते हो, उसकी बहुत सब प्रैक्टिस कर लेते हो। तो प्रैक्टिस करते 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 बेटा क्या हो जाते हो, आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो। और जब एक्सपर्ट होते हो ना तो डेफिनेटली आप देखते होंगे कि उसी को काम को करते करते नए नए आइडियाज, नए नए मेथड्स आप डेवलप कर लेते हो, ठीक है ना। तो वो सारा किसका रोल है, वो इंपॉर्टेंस इवन किसका पॉइंट है हमारा, वो है प्लानिंग। बिना प्लानिंग के आप नहीं कर सकते, ठीक है। यस, नेक्स्ट वन, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड्स दो तरह के होते हैं बेटा, इधर देखो प्लीज। बिजनेस के अंदर और प्लानिंग के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, हम मैंने बताया था प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स, वो भी प्लानिंग है, ठीक है जी। सपोज मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि आज के बाद हमारा जो टारगेट है, सपोज हमने टारगेट रखा वही 2 करोड़ का, ठीक है जी। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए नेक्स्ट ईयर जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए वो 2 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। इस साल हम 1 करोड़ कमा रहे हैं, अगले साल कितना करना है, डबल करना है। तो इस डबल को करने के लिए हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया बिजनेस के अंदर कि भाई ऐसा है, बिजनेस के अंदर आज से क्या होगा, 3 तरह का होंगे, हर कोई 10 यूनिट तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना। कितनी यूनिट्स बनानी है, 10। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 में से 12 यूनिट बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो 10 बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो 8 बना रहे हैं। हमने कितने का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, 10 का पर डे का। पर डे ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज दोज हु आर लाइव इन प्लेटफॉर्म एरिया दे विल प्रोड्यूस 10 यूनिट्स पर डे। अब हमने क्या चेक किया, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो 12 बना रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 10 बना रहे हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो 8 बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्लानिंग है हमको क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है इसको, स्टैंडर्ड्स को। और स्टैंडर्ड्स को क्यों एस्टैब्लिश करना है, फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग समझ लो क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड है और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, देखो सभी ध्यान से प्लीज इसको ध्यान से समझना, जो आगे भी आपको हेल्प करेगा। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, कंपैरिजन करना बेटा, एनालाइज करना। कंपैरिजन किसके बीच में करते हैं, जो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, ये प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, ये कंट्रोलिंग बेटा, दिस इज कंट्रोलिंग। अब मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड कितना प्रिस्क्राइब किया, 10। उसके बाद कुछ लोग कितना बना रहे हैं, 12। कुछ लोग कितना बना रहे हैं, 10। कुछ लोग कितने बना रहे हैं, 8। इज नोन एज कंट्रोलिंग। सो मेनी वर्ड्स which we can use in controlling is known as comparison, analysis, evaluation, ये सब कंट्रोलिंग के वर्ड्स हैं, ठीक है ना। फाइनल एग्जाम में जब आप बैठोगे तो वहां आप चेक करना बेटा, या तो आपको एनालिसिस दिया होगा, कंपैरिजन दिया होगा, या फिर ये वर्ड यूज होता है जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या कहता है, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। एक बार वो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, वो कहते हैं सर प्लानिंग अलग है, कंट्रोलिंग अलग है। नो माय डियर, दोनों में हल्का सा फर्क है। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं फॉर फ्यूचर, और कंट्रोलिंग के अंदर हम अपना जो हमने पास्ट में किया है वो रिपोर्ट भी करते हैं, और एट प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वो भी देखते हैं। एक्चुअल में ये होता क्या है, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हमने क्या डिसाइड किया कि आज से हर कोई 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय दे विल प्रोड्यूस 10 यूनिट्स। व्हाई, हमारा टारगेट कितने का है, प्रॉफिट करने का 2 करोड़ का। तो इसमें से हमने क्या एनालाइज किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 12 यूनिट्स बना रहे हैं, कुछ ऐसे जो 10 बना रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कितने बना रहे हैं, 8। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। तो ये कंट्रोलिंग है।
जब हम बात करेंगे थिंकिंग इन एडवांस की, व्हाट टू बी डन, व्हाई टू बी डन, हाउ टू बी डन, वेयर टू बी डन, तो वो प्लानिंग है। दोनों में डिफरेंस समझ आया सभी को? ज़्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा ये माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस और कंट्रोलिंग का मतलब कंपैरिजन करना, एनालिसिस की बात करें, वैल्यूएशन को लेकर बात करें। तो लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या कहते हैं, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। देखो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डिसीजन मेकिंग क्या होता है बेटा। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि यू हैव सो मेनी ऑप्शंस बट यू आर सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। यू हैव, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन में से आप किसी बेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हो तो इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। एनी डाउट? और जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे वो आपकी चॉइस, आपकी कॉस्ट, आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ कि 10th पास आउट होने के बाद यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, यू कैन सिलेक्ट नॉन मेडिकल, यू कैन गो फॉर मेडिकल, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, एनी अदर फील्ड्स यू कैन सिलेक्ट माय डियर, बट यू हैव टू सिलेक्ट कॉमर्स। तो इट्स योर डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट। और प्लानिंग जो है मैंने फीचर्स के अंदर बताया था, तो उसका फिक्स पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग भी क्या है, जब हम स्टैंडर्ड को फिक्स कर रहे हैं तो भी क्या है, एक तरह से डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। यहाँ मैंने बताया ना कि हमने पर डे की जो यूनिट प्रोडक्शन की जो एस्पेक्ट है वो कितनी डिसाइड की है, 10। सपोज मैं कर देता हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम 12 रखें, 10 रखें या 18, सपोज 3 हो गया, तो उस तीनों में से हमने कितना डिसाइड किया, 10, कि हम जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं वो 10 होगा, पर डे का कितना आपको प्रोड्यूस करना है, 10। तो इट्स नोन एज डिसीजन मेकिंग। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये वर्ड, प्लीज ध्यान रखना, कहीं पर आपको डायरेक्ट अगर डिसीजन मेकिंग मिल जाता है तो वो प्लानिंग होगा, अलग नहीं है वो भी। ये सारी चीजें केस स्टडीज के अकॉर्डिंग है, नोट कर लेना, बुक में नहीं लिखी हुई कहीं भी, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और लास्ट 3 और 4 इयर्स के एग्जाम चेक करके देख लो बेटा, 1 और 2 क्वेश्चन विल बी गिवन, डेफिनेटली गिवन 5 to 6 मार्क्स का। तो मैं जो चीज बता रहा था डिसीजन मेकिंग कि you have so many options but you are selecting the best is known as decision making. ओके, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जिसके अंदर मैंने पहले बताया प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन की तरह काम करता है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मैंने बताया था कि प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक एंड फ्यूचर यू नो वेरी वेल कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, ठीक है ना, मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी। तो रिस्क को हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। थर्ड वन, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया है ओवरलैपिंग क्या होता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या है। नाउ फोर्थ वन, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। इसके अंदर मेरा वो एग्जांपल याद रखना, क्रिएटिविटी वाला जो मैंने आपको बताया था, क्रिएटिविटी क्या होती है। फिफ्थ वन, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड्स की बात मैंने यहाँ बता दी आपको। एंड लास्ट एंड फाइनल, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ओके, तो लास्ट में एक बार मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी लेटेस्ट और न्यू वीडियो जानने के लिए बेटा प्लीज इस जो घंटी का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।